हेलो एवरीवन। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टडी करते हो देन आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में जो मेजर पोर्शन होता है ना वो उसके मटेरियल का होता है। मींस मटेरियल कॉस्ट जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में। अगर आप मटेरियल की कॉस्ट को जो है ना कंट्रोल कर लेते हो तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। लेकिन मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना वो मटेरियल की कॉस्ट को ना स्पेशल अटेंशन देता है और इसको कंट्रोल करने के लिए मींस वो ये इंश्योर करता है कि जो मटेरियल है ना उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। मींस उसका जो भी पैसा है ना वो अननेसेसरली ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सेकंड, वो ये इंश्योर करता है कि जब भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो मींस वो अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारा कुछ वो कैसे इंश्योर करता है उसके लिए उसके पास 2 टेक्निक्स है जिसका वो एनालिसिस करता है। एक टेक्निक है एबीसी और सेकंड टेक्निक है वीईडी। तो आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी एनालिसिस ये कई बार पूछा जाता है आपको एग्जामिनेशन में भी और एमसीक्यूज भी आता है। बट आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो ना तो आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। तो जो एबीसी एनालिसिस है ना ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट इज पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहाँ पर ना मतलब हर एक प्लेस पर 80-20 का एक रूल होता है। What does it mean? It means कि आपकी लाइफ में जो 80% चेंजेस है ना आप जो 80% इम्प्रूव कर सकते हो सिर्फ अगर आप 20% एफर्ट करते हो। जैसे कि आपको लगता है कि भाई स्टडी नहीं मैनेज हो रही, मैं स्किल्स भी सीख रहा हूँ, सब एक साथ मैनेज नहीं हो रहा है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना तो वो जो 80% वो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके 20% एफर्ट से ठीक हो सकती है। सिर्फ अपनी लाइफ से ना वो सोशल मीडिया जो है ना व्हाट्सएप है और अननेसेसरली चैट है उसको हटा दो, आप देखो कि आप 80% इम्प्रूव कर जाओगे। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके जो कंप्लेंट आती है, जब उन कंप्लेंट्स को एनालिसिस किया गया कि कार के रिगार्डिंग जो कंप्लेंट कस्टमर की आती है उसके एनालिसिस से ये पता लगा कि ज़्यादातर कंप्लेंट जो है वो कार के डोर से रिलेटेड हैं। अगर डोर को ठीक कर दिया जाए ना तो 80% जो कंप्लेंट्स है वो रिमूव हो जाएंगी। सिर्फ आप डोर को ठीक करोगे मतलब आप 20% एफर्ट। देखो, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं होती, आपको समझाने के लिए ये बताया जाता है कि इतना परसेंट करने से एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आती है। इट डजंट मीन कि एग्जैक्टली 20% होगा। तो आप इस एब्सोल्यूट उस पर मत जाओ कि 20 होगा, हो सकता है 18 हो, 22 हो, ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो एबीसी एनालिसिस कोई कॉस्ट अकाउंटेंट कब करता है? जब वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट वो मटेरियल में कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट जो है एक तो मिनिमम हो और वहीं पर इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज करे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कंट्रोल्स लगाना, ये इंश्योर करना कि इतना ही मटेरियल आए, ज़्यादा ना आए, कम ना आए, उसके लिए उसको एबीसी एनालिसिस करना पड़ता है। मीन्स उसको जो क्रूशियल आइटम्स है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि क्रूशियल आइटम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। मीन्स अगर वो अपने 80% इन्वेस्टमेंट को ठीक करना चाहिए उसको तो सिर्फ वो 20% एफर्ट करेगा। वो कैसे? वो क्या करेगा, सारा मटेरियल जो है, जितनी भी मटेरियल आइटम्स है ना उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा, ए बी सी। वो पहले ये देखेगा कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसमें होगा, उन आइटम्स को वो किस में कैटेगराइज करेगा, ए आइटम्स में। मीन्स मान लो कि कोई आइटम्स है उसमें उसका इन्वेस्टमेंट जो है 70% है। मीन्स पूरा जो आप कह लो कि 1 करोड़ का अगर वो मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करता है तो 70 लाख अगर किसी पर्टिकुलर आइटम में है तो आप सोचो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट आइटम होगी। तो ज़्यादा कंट्रोल उसको उस पर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि चाहे वो टोटल आइटम्स का सिर्फ 10-15% ही जो है वो कह लो कि फॉर्म करता है, बट उसका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 65-70% हो सकता है। तो वो ए कैटेगरी। मीन्स ये वाली जो आइटम्स होंगी उन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसी आइटम है जिसमें सिर्फ 20-25% ही जो है वो पूरे इन्वेस्टमेंट का वो
पार्ट प्ले करती है, और 20 to 30% टोटल आइटम जितनी भी होंगी, अगर 100 आइटम्स है उसमें सिर्फ 30 आइटम्स जो है इस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर मॉडरेट कंट्रोल होना चाहिए। एंड फिर जो बाकी आइटम है जिसमें 5 to 10% सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, बट वो मैक्सिमम आइटम्स जो हैं, मैक्सिमम 50 to 60 आइटम्स वो वही हैं, तो वहाँ पर सिंपल कंट्रोल आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें जो इंजन होगा ना वो बहुत कॉस्टली होगा। मीन्स जब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या क्या लेती होगी, इंजन, गियर बॉक्स, सीट्स, मिरर, स्क्रू, अब सब पे एक जैसा कंट्रोल ही एक्सरसाइज करेगी नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, इन सभी आइटम्स को ना A, B, C कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर हम इंजन्स की बात करें तो अगर एनुअल क्वांटिटी उसकी सिर्फ 500 है और लेकिन कॉस्ट पर यूनिट 1,50,000 है, आप सोचो कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितना 7.5 करोड़ हो रहा है, तो इसको वो ए कैटेगरी में रखेगी। क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 500। अगर ऐसा ही स्क्रू पर आ जाए तो क्वांटिटी कितनी है, 2 लाख, क्वांटिटी इतनी सारी, बट एक एक आइटम कितने की पड़ रही है, 5 रुपीज़ की, तो पूरे साल में 10 लाख उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, सी। तो ये कितने आ रहे हैं, स्क्रू कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, इस पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए, या ये कितने आ रहा है, कितना जा रहा है, इस पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए, ऑब्वियसली इस पे ज्यादा कंट्रोल चाहिए। तो जो भी आइटम जो है आपके इन्वेस्टमेंट का ज्यादा पार्ट प्ले करती है और लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो उसको ए कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाते हैं। और जो मॉडरेट जो है इन्वेस्टमेंट है और मॉडरेट ही क्वांटिटी होती है उसको बी कैटेगरी में रखा जाता है एंड रिमेनिंग को सी कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनालिसिस किया जाता है। सम टाइम ऐसी गुड्स होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट मीन्स जो इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं होती बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मीन्स क्रिटिकल अगर गुड्स की बात करें, क्रिटिकल मटेरियल आइटम्स की बात करें, जब हम उसके बेसिस पर जो है वो एनालिसिस करते हैं तो हम ABC एनालिसिस ना करके VED एनालिसिस करते हैं। कोर आइडिया इस एनालिसिस के बिहाइंड क्या है कि सम आइटम्स आर क्रिटिकल फॉर ऑपरेशन इवन इफ दे आर चीप, चाहे वो चीप है, सस्ती हैं, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, बट हमारे कह लो ऑपरेशन के लिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए, जहाँ हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वाइटल है। तो उसके बेसिस पर आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। V का मतलब वाइटल, E का मतलब एसेंशियल, D का मतलब डिज़ायरेबल। ऑलवेज मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप एग्जामिनेशन में जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके लिए वाइटल क्या होगा उस टाइम, कौन सी आइटम जो है आपको लेके जाना ही है, उसके बिना तो आप पेपर को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। कौन सी आइटम, यस, पेन। कितने का होता है, 5-10 रुपीज़ में, 3 रुपीज़ में भी मिल जाता है, ठीक है, इतना कह लो कि कॉस्टली तो नहीं होता बट आपके पेपर को स्टार्ट करने के लिए दैट इज़ वाइटल, राइट। अगर आपका कह लो कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, चाहे वो उसका कॉस्ट पेन से ज़्यादा होता है, तो अगर बिगनिंग के 15 to 20 मिनट्स आपको कैलकुलेटर नहीं भी मिलता तब भी आप अपना काम तो स्टार्ट कर सकते हो, 15 to 20 मिनट्स आप वेट कर सकते हो, राइट। तो वो किस में आता है, एसेंशियल, वो रिक्वायर्ड है लेकिन पेपर स्टार्ट करने के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। फिर डिज़ायरेबल कौन सा होगा, आपके पानी की बॉटल। देखो जब आप बीच बीच में थोड़ा पानी पी लेते हो ना तो आपका थोड़ा एफिशिएंसी लेवल जो है वो पेपर में इंक्रीज हो जाता है। आप मानो ना मानो, मतलब देखो एग्जांपल देनी है उसके अकॉर्डिंग, वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। जैसे आपकी लाइफ में ऐसे 3 टाइप्स की हो सकती हैं आइटम्स, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होती हैं। कुछ आइटम्स वाइटल होती हैं, कुछ एसेंशियल होती हैं, कुछ डिज़ायरेबल होती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में यही वाला एनालिसिस किया जाता है। अगर जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन होंगे ना उनके लिए वो वाइटल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर एकदम से नहीं है तो उसको मंगवाया जा सकता है, वो एसेंशियल कैटेगरी में है। और विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं वो डिज़ायरेबल होते हैं, वो D कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात करूँ तो जो एक्टिव ड्रग्स इंग्रेडिएंट है वो वाइटल में आएगा, क्योंकि ड्रग कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट इट। जो पैकेजिंग मटेरियल है वो एसेंशियल है, ड्रग रेडी हो गया बट सोल्ड नहीं होगा क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ऑफिस स्टेशनरी जो होगी उस कंपनी की वो किस कैटेगरी में आएगी, डिज़ायरेबल में, क्योंकि इसका प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी एग्जांपल दे रखी है। अगर मैं की डिफरेंस देखूं दोनों एनालिसिस में
तो ABC जो है उसका फोकस होता है कॉस्ट पर, वैल्यू पर, लेकिन इसका फोकस होता है क्रिटिकलिटी पर। और यूज्ड फॉर, ये कहाँ यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड फॉर द इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। ये यूज किया जाता है मटेरियल अवेलेबिलिटी के लिए। और यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है पूछते हैं कि वेयर इज मनी ब्लॉक्ड, यहाँ पर व्हाट विल स्टॉप वर्क, मीन्स इसको जो है इसका एनालिसिस करने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी आइटम है जिससे हमारा काम रुक सकता है। यहाँ पर जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं किसमें ज़्यादा पैसा जो है लगा हुआ है। इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में ABC एनालिसिस होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, और ये किस में होता है, आपके हॉस्पिटल्स, फार्मा या पावर प्लांट्स में, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ABC एंड VED एनालिसिस। थैंक यू सो मच।